ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी SIR की। बहुत चर्चाएं हुई पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि 22 साल के बाद बिहार में SIR कराया गया। अरे वोट चोरी हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा पर निकल गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लेकिन पुनरीक्षण हुआ और शुद्धिकरण तो होना चाहिए। मतदाता सूची का पारदर्शी होनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। अब 12 राज्यों में इस प्रक्रिया का दूसरा चरण लागू करने की घोषणा कर दी। आज आधी रात 12 बजे से 12 राज्यों में कुल मिलाकर 51 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी। ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी कल से। जो चुनाव अधिकारी हैं इन राज्यों में, और 4 नवंबर से प्रक्रिया शुरू। 4 नवंबर से 4 दिसंबर, और उसके बाद 7 फरवरी को अंतिम सूची भी सामने आ जाएगी। अब चुनाव आयोग ने जो वजहें गिनाई, उसमें शुद्धिकरण सबसे बड़ी वजह है कि भाई घुसपैठिए नहीं होने चाहिए। बहुत सही बात है, देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं। पर वो बिहार में कितने घुसपैठिए निकले, ये आंकड़ा कोई नहीं बता रहा, या देश में कितने घुसपैठिए हैं ये आंकड़ा भी नहीं बताया जा रहा। और ये बांग्लादेशी जो वापस भेजे गए 2023-24 में, एक साल में वो 411 की भारी भरकम मात्रा थी, आंकड़ा था। 411 को चिन्हित करके भेज दिया, और दिल्ली से या गुड़गांव से जिन्हें भेजा जा रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने डंडा चलाया है, अरे भाई पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बनाकर भेज रहे हो, वापस लाओ। तो जहां एक तरफ इस बात में कतई कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, शुद्धिकरण होना चाहिए, भारत कोई धर्मशाला नहीं, लेकिन क्या ये एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की नीति है? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? पश्चिम बंगाल में तो SIR होगा, असम में नहीं होगा। दोनों जगह अगले साल फरवरी मार्च के दौरान चुनाव होने वाले हैं। कि नहीं जी, वो असम में अपना NRC है, सुप्रीम कोर्ट देख रेख कर रहा है, तो वहां SIR की जरूरत नहीं है। यह ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया है। ये कितना आधा अधूरा ज्ञान है, इसकी मैं तफसील आपके सामने पूरी पोल पट्टी खोलने वाला हूं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि नहीं, यहां SIR कराइए, और वहां निकाय चुनाव होने वाले हैं, 4 साल होने को आए। मार्च 2022 में खत्म हो जानी चाहिए थी प्रक्रिया, नई BMC बन जानी चाहिए थी, नहीं बनी। मुख्यमंत्री SIR मांग रहा है, वहां का चुनाव आयोग, प्रदेश का चुनाव आयोग कह रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं करना, क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं। 4 साल से जो चुनाव टले जा रहे हैं अब होने जरूरी हैं, इसलिए वहां पर SIR नहीं हो सकता। ये बड़ा सुविधाजनक हो रहा है क्या सब कुछ, और गुड कॉप बैड कॉप भी खेला जा रहा है कि जी देवेंद्र फडणवीस तो मांग कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग का अपना अख्तियार है। या दरअसल मिलीजुली कबड्डी भी हो रही है, और यहीं पर शंकाओं के जो बादल हैं वो उमड़ने लगते हैं। बिहार SIR में जो सवाल थे, क्या उन सवालों के जवाब मिले हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है कोई जवाब नहीं मिला है, पर प्रक्रिया चल भी रही है। ऐसे में आप और मैं, जनता जनार्दन, एक अख्तियार जो हमें बराबरी का हक देता है सबको, क्या उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो जो बिहार में हुआ, अब बाकी 12 राज्यों में और, यानी कि देश की कुल 35% आबादी के साथ होने जा रहा है वोटर लिस्ट की समीक्षा। और समीक्षा तो होनी चाहिए, आखिरी समीक्षा 2003 में हुई थी, इसमें एक निरंतरता होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग ये काम कर रहा है तो ठीक कर रहा है, पर ठीक कर रहा है क्या? आप कहेंगे दोनों बात कह रहे हैं। अब मैं दोनों बात क्यों कह रहा हूं?
कि ठीक तो कर रहा है, पर ठीक कर रहा है क्या, सवाल भी लगा रहा हूं। इसके पीछे वजह क्या है वो अब मैं आपको समझाता हूं। 12 राज्यों में रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। और ये राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। यहां अगले साल मार्च अप्रैल में या फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले हैं, तो और अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। बहुत अच्छा है। 51 करोड़ मतदाता हैं। ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी बीएलओ, ईआरओ, डीईओ की। 1 हफ्ता ट्रेनिंग होगी, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी, 3 नवंबर को खत्म हो जाएगी। 4 नवंबर से घर घर जाकर गणना होगी, 3-3 बार जाएंगे एक घर बीएलओ। 4 नवंबर से 4 दिसंबर ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। 9 दिसंबर, 9 से 8 जनवरी आपत्ति और दावे जैसा बिहार में हुआ, और 9 दिसंबर से 31 जनवरी सुनवाई और सत्यापन। 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी 2026। बहुत अच्छी बात है। क्यों किया जा रहा है? ये चुनाव आयोग जो बात कह रहा है मेरे मन की उपज नहीं है, मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। शहरीकरण से प्रवास बढ़ा है, दोहरे मतदाताओं की संख्या बढ़ी, अवैध प्रवासियों की जांच जरूरी, मतदाता सूची को अपडेट करना मकसद, सब कुछ बढ़िया। अब इसमें अवैध प्रवासियों की जांच जरूरी। बिहार में तो माना नहीं, चुनाव आयोग ने आखिरी दिन तक आधार को पहचान पत्र मानने से इनकार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बिल्कुल अंतिम चरण में जाकर किया, जिसका कोई फायदा ज्यादा हुआ नहीं। अब कह रहे हैं कि हां, आधार भी एक दस्तावेज होगा, पर नागरिकता का पहचान पत्र नहीं मान्य होगा। पर नागरिकता तो आप तय करते ही नहीं है चुनाव आयोग। उस बात पर आपकी सुई क्यों अटकी हुई है? वो काम तो गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय बता दे देश में कितने घुसपैठिए हैं। यह जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले, पहले उसको सुनिए। अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बार फिर एनडीए सरकार ला दो, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। तो 11 साल से किसकी सरकार है अमित शाह जी? मैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन में हो गया हूं, कंफ्यूज ही आ गया। बिहार की धरती पर आपने ये बयान दिया। अब दर्शकों, देश में कितने घुसपैठिए हैं ये हमें पता ही नहीं। 2018 में देश के गृह राज्य मंत्री थे किरण रिजिजू, आजकल संसदीय कार्य मंत्री हैं। वो कह रहे थे चोरी छिपे घुसपैठ के कारण अवैध प्रवासियों का अनुमान लगाना संभव नहीं। उसके 7 साल बाद गृह मंत्री कह रहे हैं चुन चुन कर ढूंढ लेंगे। अब तक क्यों नहीं ढूंढे? लोकसभा चुनाव घुसपैठियों के बिना पर आप जीत गए क्या? और आंकड़ा पता नहीं, चलिए पहचान कर रहे हैं आपने जैसा कहा, तो 2023 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 पूरे 1 साल में बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में घुसपैठिए के तौर पर रह रहे थे उनकी पहचान हुई। कितनों की? 411। इन्हें वापस भेजा गया 411। 2015 से 2019 5 साल 1577 घुसपैठियों की पहचान हुई, बांग्लादेशी घुसपैठियों की। 2023-24 में दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठिए तो 411 थे और नाइजीरियाई घुसपैठिए 1470 थे।
पर यहां तो मुसलमान मुसलमान किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को बोले बोधगया में और 15 सितंबर को बोले पूर्णिया में, कांग्रेस और आरजेडी लंबे वक्त से घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन हर घुसपैठियों को जाना होगा। अब बिहार में तो नाइजीरियाई मूल के लोग तो नहीं पाए जाते हैं, तो वो मुसलमानों की ही बात हो रही है। 411 ही मिले। अब घुसपैठियों का आंकड़ा तो बिहार में चुनाव आयोग ने भी नहीं बताया, तो फिर यह कवायद किस लिए हो रही है? और इसी बाबत कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या सवाल उठा रही है, देखिए। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए, उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। तो इन सवालों के तो जवाब ही नहीं मिल रहे। बस मुख्य चुनाव आयुक्त इतना भर कह के आगे निकल लिए कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कागजात बनवा लिए हैं, घुसपैठियों के बारे में क्या बोले, शब्दशः सुना रहा हूं। ऐसी स्थिति में हम 2003-04 की एसआईआर का डेटा देखेंगे। तो भाई देखा होगा ना बिहार में, वो डेटा बता दीजिए कितने घुसपैठिए मिले। तो वो क्यों नहीं बता रहे हैं? और इस सूची में भाई चलिए, राज्य चुनने का अख्तियार आपका, मैं इस पे सवाल ही नहीं उठा रहा, पर अगर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हो रहा है, जहां अगले साल चुनाव हो रहे हैं, तो असम में भी तो होना चाहिए एसआईआर। और हिमंता बिस्वा शर्मा तो कह रहे हैं करवाइए भाई एसआईआर मेरे प्रदेश में, पर वहां नहीं करवा रहा है चुनाव आयोग। और उसके पीछे क्या तर्क हैं, ज्ञानेश कुमार का ज्ञान सुनिए गौर से। भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था, वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता, और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान तो दिया, आधा अधूरा दिया, और न जाने पत्रकारों ने इस बात पर घेरा क्यों नहीं। क्योंकि यहां तक कहना कि भाई नागरिकता देने का या तय करने का अधिकार अलग है, असम को यह अख्तियार है, बिल्कुल सही है। 1985 का असम समझौता हुआ था, उसके तहत यह हक दिया गया। वो एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तैयार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह प्रक्रिया दिसंबर 2017 में शुरू भी हुई। पहला ड्राफ्ट दिसंबर 2017 में आया, दूसरा जुलाई 30, 2018 को। इसमें 40 लाख वोटर अवैध घोषित हुए। फिर अगस्त 2019 को अंतिम स्वरूप एनआरसी का जारी किया सरकार ने। इसमें 19 लाख अवैध प्रवासी पाए गए। 6 साल पहले की बात है, 6 साल से भी ऊपर। इसमें मुसलमान 7 लाख थे, बंगला भाषी हिंदू 5 लाख, असमिया हिंदू 2 लाख, गोरखा 1.5 लाख, धार्मिक पहचान छिपाई 3.5 लाख, कुल 19 लाख। यानी कि 19 लाख में 7 लाख मुसलमान और गैर मुसलमान 12 लाख। तो इनको हटाओ। प्रक्रिया तो पूरी है, हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी। 6 साल से इंतजार कर रहे हो, किस बात का? ठंडे बस्ते में डाल दी है पूरी की पूरी लिस्ट, क्योंकि जैसा परिणाम चाह रहे थे उसके उलट आ गया। और उससे भी दिलचस्प मामला है महाराष्ट्र का।
भाई बिहार में तुरंत फुरत आपने मॉनसून में एसआईआर करवा दिया। न जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे बिहार में, बिहार को ही पहले तय किया। महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? तो कहा जा रहा है कि वहां का प्रदेश चुनाव आयोग जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कह रहे हैं नहीं नहीं, वहां पर अभी निकाय चुनाव होने हैं। अच्छा, बीएमसी की मियाद जो है वो तो मार्च 2022 में खत्म हो गई थी। मार्च 2022, 3.5 साल होने को आए, अभी तक चुनाव नहीं कराए। पर नहीं जी, अब जनवरी में कराएंगे तो अभी एसआईआर नहीं कराना चाहिए। क्या कमाल का तर्क है। महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने यह तय किया, ये सलाह दी ज्ञानेश कुमार जी को, ज्ञान के चक्षु खुल गए और रोक दिया। और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि नहीं कराइए एसआईआर, और शुद्धिकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मतदाता सूची का। तो असम में जो हो चुका है, 6 साल से हुआ पड़ा है, उसको तामील कर दिया जाए, जमीनी हकीकत में तब्दील कर दिया जाए, और महाराष्ट्र को क्यों महरूम रखा जाए। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एसआईआर करवाएंगे, घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं बताएंगे, और शुद्धिकरण जरूरी, असम महाराष्ट्र में क्या मजबूरी, वहां क्यों नहीं करा रहे। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से ए.के. वाजपेयी हैं, सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा है, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती, कुमार सौरभ सिंह हैं, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे बड़े दिनों बाद स्क्रीन पर दिखे हैं, 7 समुंदर पार गए थे। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वो कौन है, वो जॉर्ज सोरस ने इनकी फंडिंग की थी, न जाने कब ईडी आ जाए, अभी इनको स्टूडियो से उठा ले जाए। भाई की है तो उठाकर ले जाओ ना, जेल में डालिए, पर अभी तो यहां बैठे हैं स्टूडियो में। विजय त्रिवेदी, एक और वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और पैनल में सबसे तजुर्बेकार केसी त्यागी। केसी त्यागी साहब, घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है देश में, ना होनी चाहिए, और हम धर्मशाला भी नहीं है। बिहार में घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं बताया, अब फिर से कह रहे हैं कि शुद्धिकरण इसलिए जरूरी है कि अवैध प्रवासियों की जांच जरूरी। 12 राज्यों में करेंगे, बिहार में नहीं बताया, आगे बता देंगे क्या? इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ना ज्ञानेश कुमार को, कि नहीं? मैं बहुत धीरज के साथ संदीप जी आपका विश्लेषण भी और संबोधन भी सुना, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते, एक जागरूक मतदाता होने के नाते भी मैं महसूस करता हूं कि सारी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की है, एक तो पारदर्शी होनी चाहिए, और जो सवाल विपक्ष उठाता है और आप भी उठाते हैं, उसके लिए चुनाव आयोग आंसरेबल भी होना चाहिए। हम आज एनडीए में हैं और सरकार के हिस्से हैं, लेकिन हम लंबे समय तक विपक्ष में भी रहे हैं, और मैं थोड़ा उम्र ज़्यादा है तो मेरा पुराना अनुभव है कि कई राज्यों में तो जो वीकर सेक्शन के मतदाता हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको बूथ तक भी नहीं जाने दिया जाता था। फिर ईवीएम आई, उसके जरिए संभव हुआ, लोगों ने ईवीएम पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब बिहार को लेकर के जो संग्राम हुआ, उस पर विस्तार पे आपके चैनल पे भी मैं कई बार रहा और कई बार बहस भी हुई। देखिए, जो बीएलओ थे, वो मैंने पहले भी कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एनडीए का और जेडीयू का प्रवक्ता हूँ। कुछ सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने वो मुझे नहीं, उसमें सबसे पहले घुसपैठियों का आंकड़ा बताना चाहिए था ना चुनाव आयोग को। भाई शुद्धिकरण जरूरी है, और मैं भी इत्तेफाक रखता हूं इस बात से।
घुसपैठिए कितने पाए गए ये क्यों नहीं बता रहे? भाई गृह मंत्री ने तो 2 दिन पहले ताल ठोकी ना, हमें फिर से आने दो सरकार में, एक एक घुसपैठिए को निकालेंगे। तो आंकड़ा तो बता दो हुजूर, वो चुनाव आयोग बता दे चाहे गृह मंत्रालय बता दे। वो मैं आप देखिए, आसाम का जब मामला गया कोर्ट में और एनआरसी लागू होने से पहले जब आंकड़े इकट्ठे किए गए जो आपने भी दिखाए हैं, उसमें हिंदू विस्थापितों के आंकड़े ज़्यादा थे और मुस्लिम्स के कम थे। अब उसके कारण भी आप भी बता चुके हो, मैं भी रिपीट करना चाहता हूँ। एक तो जो बंगाल का पहला बंटवारा है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, उसमें ऊंचे पैमाने पे माइग्रेशन हुआ तब भी, और बहुत सबसे बड़ा माइग्रेशन जो है 1971 की वार के अंदर हुआ, जिसका सबसे इफेक्टिव अंतिम एरिया सूची एनआरसी की जिसमें 19 लाख अवैध प्रवासी पाए गए, वो तो अगस्त 2019 में आ गई थी त्यागी साहब। 6 साल हो गए, एसआईआर वहां कराएंगे नहीं जी। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं एसआईआर करवा दो। अच्छा, अजीबोगरीब रायता फैला रखा है, पिक एंड चूज हो रहा है क्या वोटर पुनरीक्षण को लेकर? नहीं, आप अपने संबोधन में पहले कह चुके कि आसाम हो या कोई और राज्य हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन हो चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, जबरन किसी के नाम काटे जाने की नहीं, सीधा सीधा मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों पर निशाना तो साधा ही जा रहा है ना। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, कम से कम आज आप बिना लाग लपेट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए एसआईआर जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं यूपी में, वो कह रहे हैं कोई घुसपैठिया हमारी वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है तो उसे बाहर किया जाना चाहिए। कितने लोगों को बाहर किया है 2023-2024 में? एक साल के दरमियान 411 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा। 411 इतने ढूंढ पाए बस। लेकिन संदीप जी, ये घुसपैठिए की समस्या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर या मुरादाबाद में नहीं है, माफ़ करना, जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे नागालैंड, मिजोरम और जाने का मौका मिलता है, वहाँ रोहिंग्याज हैं, सुबह को जाओ आप वहां पे म्यांमार में शाम को। तो इनकी पहचान करना किसकी जिम्मेदारी है? तो खुद देखा किसकी है पहचान करना जिम्मेदारी? अब 12 राज्यों में 35% आबादी पर आपने जो वो पहले पाबंदी लगा दी थी कि आधार को पहचान पत्र नहीं मानेंगे, आखिर में जाके जब वक्त ही नहीं बचा था, लोग मारे मारे दौड़े दौड़े घूम रहे थे कि और कोई कागज है ही नहीं, नहीं जी आधार नहीं मानेंगे, आधार नहीं मानेंगे, डंडा चलाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब 35% आबादी 51 करोड़ लोगों के लिए आधार मान जाएंगे, पर उसमें भी तुर्रा ये कि ये नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। चुनाव आयोग कौन होता है? आप तो इतने तजुर्बेकार हैं केसी त्यागी साहब, चुनाव आयोग नागरिकता तय करेगा क्या? यह अख्तियार दिया है संविधान ने चुनाव आयोग को। लेकिन जो हमारी जो विपक्षी दल हैं उनकी जागरूकता भी इसमें कम रही, क्योंकि जिस तरह का समय उनको मिला था, और आखिरी दिनों में मेरे पास आंकड़े भी आप कहेंगे मैं वो पढ़ दूंगा, उसमें समय लगेगा, जो आपत्तियां मांगी गई थी वो उसको ठीक समय पे दे नहीं। आपत्तियों पर तो कई जगह है। अब अगर कर्नाटक की मैं बात करूं केसी त्यागी साहब, वहां एसआईटी ने जांच में पाया कि अलंद विधानसभा में जो आरोप नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी लगा रहे थे वो सही पाए हैं। अब आप ये कह सकते हैं एसआईटी तो वो तो उनकी सरकार ने बनाई है, फिर तो ये बहुत सारी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। चुनाव आयोग वो सारे आरोप खारिज कर देता है, एसआईटी कह रही है उसमें दम है। और अब तो खबर ये आ रही है 2-4 जगह, और वो 80-80 रुपए देकर लोगों के नाम कटवाए जा रहे थे वोटर लिस्ट से। ये मेरे पास जो आंकड़े हैं जी, उसमें जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि आधार भी शामिल होगा, उसके बाद जो नाम छूटे गए हैं उनको ऐड करने के लिए जब दिया गया इनविटेशन, तो उसके बाद हमारे जो मित्र पार्टियां विरोधी, उन्होंने नाम ही नहीं दिया किसी के। तो ये जो शिथिलता है उसको भी आप नोट कीजिए ना। शिथिलता जैसे कौन सी तारीख को आज ये रात काम से आया? वोटर लिस्ट फ्रीज होगी,
नहीं नहीं, आखिर में जाकर 5 दिन बचे थे, तब चुनाव आयोग मानता है कि हाँ आधार भी पहचान का आधार में मानने को तैयार हूं। इतनी हिला हवाली, इतनी देरी। अब आप मुझको कह रहे हैं ना संदीप जी, जी, तो अब बीएलओ 3 बार वोटर की जांच करेंगे। अच्छा, तो मतलब जो- बिहार से जो कुछ हमारी सीखा है, ऐतराज बिहार करने से वाली सीखा पार्टियां है, हैं आप ये संगठन कह में। रहे हैं। डॉली शर्मा, लेकिन आपके नेता पवन खेड़ा तो कह रहे हैं हमारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए। डॉली शर्मा को लाइए स्क्रीन पर। बिल्कुल संदीप जी, जी बिल्कुल संदीप जी, जवाब किसने और कहां दिए? हम लगातार ये बताते रहे। चुनाव आयोग को हमने बताया कि किस तरीके से 80-80 रुपए लेके वोट डिलीट किया गया। चुनाव आयोग को हमने, अभी आप ही ने बताया, असंत विधानसभा पर जो ये घपलेबाजी हुई, नेता प्रतिपक्ष ने बताया, उस पर एसआईटी बैठी, एसआईटी ने जो कहा, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग मौन है। हमने लगातार सवाल उठाया, अरे आपने एसआईआर कर लिया बिहार में, आपने सारी चीजें कर ली बिहार में, अब ये तो बता दीजिए घुसपैठिए आए कितने थे, कहां थे, किनको आपने निकाला, कौन से माइग्रेंट शेल्टर्स में डाला, कहां पर, कहां गए वो लोग जो घुसपैठिए पर केसी त्यागी जब ये कहते हैं डॉली कि विपक्ष ढंग से, वो खुद मान रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब मिलना जरूरी है, पर विपक्ष ने ढंग से लामबंदी ही नहीं की। वोटर अधिकार यात्रा पर 2 लड़के तो निकले थे, पर उसके बाद ये मुद्दा ऐसा खत्म हुआ, 1 सितंबर के बाद तो अब तक शक्ल नहीं दिखी बिहार चुनाव में राहुल गांधी की। दोनों लड़के अब साथ साथ दिख नहीं रहे, दूसरे मुद्दों पर चर्चा आ गई। संदीप जी, ये तो मुद्दा कायम है। जब भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर मंचों से घुसपैठियों के बारे में बात करती है तो 11 साल की अपनी नाकामी का प्रदर्शन करती है। 11 साल से सत्ता में है। प्रधानमंत्री जी कहते थे, प्रधानमंत्री जी बॉर्डर आपके हाथ में है, सिक्योरिटी आपके हाथ में है, तो ये लोग आ कहां से जाते हैं? तो यही सवाल आज विपक्ष में रहकर हम कर रहे हैं कि घुसपैठिए तो आप करते हैं, लेकिन घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं, ला कौन रहा है? अगर आज भी आप कांग्रेस और आरजेडी पर और विभिन्न पार्टियों पर इल्जाम लगाते हैं तो आप अपनी नाकामी का प्रदर्शन देते हैं, आप अपनी विफलता का प्रमाण देते हैं कि हम विफल हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बॉर्डर नहीं संभाल सकते, हम घुसपैठियों का अपने देश में आना नहीं संभाल सकते, और हम वोटर लिस्ट में कितने घुसपैठियों का आंकड़ा तो किसी ने रखा ही नहीं। ये पुरानी बीमारी है क्या देश को? डॉली, देश को धर्मशाला बनाकर रखा है क्या भाई? ये जो आए 71 के युद्ध के बाद बांग्लादेश से बहुत से लोग आए, उनको राशन कार्ड देकर उनको नागरिकता का हक भी दे दिया। आंकड़ा किसी के पास होता नहीं। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल, वो उस वक्त के गृह राज्य मंत्री थे, कि 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी। आपने क्या कदम उठाया इनकी पहचान करने के लिए? अगर बीजेपी से यह सवाल पूछा जाएगा, और वो पूछूंगा मैं, लगातार पूछ रहा हूं, आपने क्या किया था 10 साल में? कितनों को वापस भेजा? संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है, और आप तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पत्रकार हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, और बहुत अच्छी बात है, आप सत्ता में रहने वाले लोगों से और विपक्ष के नेताओं से सवाल करते हैं। तो मैं भी ये पूछना चाहती हूँ संदीप जी, हम था में कब तक रहेंगे, हम है में कब तक नहीं, कब आएंगे? क्योंकि लगातार जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लगातार ये लोग यही सब कहकर तो सत्ता में आए थे। देश की जनता ने नकार दिया था दूसरी पार्टियों को और इनको सत्ता में लाए थे, और अब 12 साल से यही सत्ता में है, और अब भी मंचों से खड़े होकर ये घुसपैठियों के मुद्दों पर चिल्लाएंगे तो देश की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? आप दीजिए, आप बताइए कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है। अगर हम विपक्ष में रहती हुई पार्टियां कोई सवाल करती हैं तो उस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से होती नहीं है। चाहे असंत ले लीजिए, चाहे आप महादेवपुरा ले लीजिए, और भी बहुत सारी जगह जहां कहीं भी विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है तो चुनाव आयोग एफिडेविट मांगने लगता है। लेकिन अगर आप चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की कोई जगह होनी चाहिए देश में, चुना हुआ जनप्रतिनिधि जगह होनी चाहिए। घुसपैठिए जहां से आए वापस वहां भेजा जाना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संदीप जी, बिल्कुल भेजा जाना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये काम विपक्ष का है क्या? ये काम सरकार का है? ये बिल्कुल, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक सेकंड, एक वाजपेयी, चुन चुनकर एक बार और सरकार बनवा दो, चुन चुनकर हम घुसपैठिए उनकी पहचान करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। तो 11 साल से किसकी सरकार है?
ये किसका काम था? मिक्स क्यों कर रहे चीजों? नहीं, मिक्स नहीं कर रहा मैं, मिक्स अभी ही नहीं आपने कर रहा। अभी शुरुआत आपने की कि आसाम में SIR नहीं, ये क्यों आप नहीं मिक्स हो रहा? करना चाह रहे हो। हम नहीं कर रहे। मैं हम सिर्फ नहीं कर- अमित शाह के बयान पर पहला सवाल आपसे पूछ रहा चलो, हूं। पूछो। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब सरकार बनवा दो एनडीए की बिहार में, तो हम चुन चुन कर पहचान करेंगे और भेज देंगे। SIR हुई, चुना है या नहीं, पताया है नहीं, कितने घुसपैठिए और SIR में घुसपैठिए डिसाइड होंगे क्या? और पहले ये कैसे तय कर होंगे? लो। अच्छा, ये तय कैसे? कर लो। आप ही बताइए ना, नहीं मैं तो होंगे। कंफ्यूज कर दिया। नो, नहीं होंगे। अच्छा ऐसा घुसपैठिए डिसाइड होंगे NRC में। अच्छा, एनआरसी कब आ रहा है? वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। एक स्टेट में तो कराया हमने, आसाम में। आसाम की बात कर तो रहे हो ये ना? कब चुन? अच्छा, पहले- असम वाला भी ठंडे बस्ते में। आप पहले- 2019 में पहले- अंतिम सूची आ गई, 19 लाख अवैध प्रवासी हैं, कुछ नहीं किया, मुझे तो- आज भी बैठे हुए हैं जो वहीं। आपने शुरुआत की उसमें ये कहा कि इलेक्शन कमीशन 12 स्टेट में करा रही है और आसाम में नहीं करा रही, नहीं उसमें करा कुछ रही। घपला है। यही मैसेज गया। नहीं, उस पे आते हैं असम पर। पहले मुझे बिहार बताइए, बिहार में कौन पहचान करेगा? बहुत अच्छा। अब बिहार में बड़ा जोर शोर से उन्होंने मुद्दा उठाया, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गाली भी दी, सब कुछ किया इन्होंने। एक ऑब्जेक्शन की अपील फाइल नहीं की आज तक। खाली कहने से नहीं होता। SIT कह रहा है गड़बड़ झाला हुआ, 80-80 रुपए में वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आवेदन डाले गए, कुछ किया चूं भी निकली मैं कहता हूं, ज्ञानेश कुमार के मुंह से। मैंने आपकी बात बड़ी करी। अगर मान लो कोई डिसीजन गलत हुआ BLO द्वारा, उसकी अपील का प्रावधान है ना, क्यों नहीं आपने एक भी अपील फाइल की? 3.25 लाख निजी अपील आई, इस बात को गौण कर गए। कौन कौन कर जाएगा? ज्ञानेश कुमार बोले कि अच्छा, अरे वो कह रहे हैं सरकारी काम में ऐसे होता है कि कौन कर बिहार में SIR का पहला चरण 0 शिकायत के साथ पूरा हुआ, आपत्ति दर्ज नहीं हुई क्या? 3,29,000। भाई, जो आपत्ति अगर दर्ज हुई वो डिस्पोजल होगी गवर्नमेंट। अच्छा, वो आपने तय कर दिया। नहीं, देखो ना, आप ऐसे जज भी आप, जूरी भी आप। डाउट क्यों कर रहे हो हर चीज को? अच्छा, डाउट ना करें। प्रोसेस में उन्होंने अपील फाइल की। अंधभक्ति में नहीं करते, हमारा काम है पत्रकारिता, बहुत PR बढ़िया नहीं है। करता मैं। इसीलिए आपको डाउट क्यों लोग कर? appreciate हम तो करते डाउट हैं। हर चीज पे करते हैं। करिए डाउट, लेकिन पूरी जानकारी भी लीजिए हाँ, कि तो अगर 3 लाख दे कौन objection रहा है है। पूरी जानकारी? दी इलेक्शन कमीशन कहाँ ने। दी? उन्होंने कहा कि 0 अपील आई हैं। जीरो इसका शिकायत मतलब शब्द। अपील ना, अच्छा, अपील जीरो वर्ड है। अपील। अपील वर्ड है, मतलब जब ऑब्जेक्शन मान लो 3 लाख आपने फाइल किए और उसको डिस्पोजल कर दिया, तो उसके खिलाफ ग्रीवेंस पूरा करने के लिए अपील डालोगे। सवाल नहीं है, हर चीज आदमी को थका दीजिए, यही काम करिए। कोई था। अब दूसरे पे आ गए। फाइनल लिस्ट आने से 5 दिन पहले आधार मानेंगे, उससे पहले आधार ही नहीं मान रहे। आदमी भटके जा रहा है इधर से उधर। आपसे बड़ा अब बेंच- कह रहे हैं BLO। आपसे बड़ा बेंच सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी कल भी सुनवाई हुई थी, पर उसके बावजूद कहीं कुछ नहीं निकला। इसी पुनरीक्षण के आधार पर चुनाव तय भी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनता रह जाएगा। तो क्या ये गड़बड़ है क्या, इसमें? ये लोकतंत्र का अरे भाई। मखौल है या पारदर्शिता की जा रही है? देखिए, आप आरोप लगाएंगे बिगर सिर पैर के लगाएंगे, बगैर सिर पैर के? बिगर सबूतों के, बगैर बिगर सबूतों के लगाओगे। ज्ञानेश कुमार आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे रहे क्या कि अरे भाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC की प्रक्रिया चल रही है। फाइनल लिस्ट अगस्त 2019 में आ गई थी। नहीं, सुनिए प्लीज लेट मी क्लैरिफाई। 2019 में फाइनल लिस्ट आ गई, यह बात बिल्कुल सही है। वो लिस्ट को चैलेंज कर दिया गया विद द प्रेयर कि ये रिवीजन कराइए, लिस्ट में घपला है। एक सेकंड नहीं दर्शकों समझते रहिए खेल को जरा। अच्छा, हाँ, कोई खेल आप नहीं बोलिए, है। आप बोलिए, मैं कोई आपको खेल रोक नहीं बिल्कुल रहा। नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ये होल्ड किया कि 6 से जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 2 जजेस को मामला भेज दिया कि इसको रिवीजन करिए। और सुप्रीम कोर्ट के 2 कल जज 27 अक्टूबर को कमाल की बात देखिए। अब दर्शकों ये खेल समझिए। 27 नहीं, आज ही 27 अक्टूबर तो आज है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गवर्नमेंट विल वेलकम अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इन द स्टेट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं SIR का स्वागत करूंगा। मतलब कमाल की मिलीजुली कबड्डी हो रही तो है। आप क्लियर तो कर लें तो चीजें, 1 मिनट दे दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे मैं करवाने को तैयार हूं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव क्या आयोग कह रहे नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। अरे क्यों नहीं कह रहे? वो इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा ये बात? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी बनी हुई है,
उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है कि जो 2019 की लिस्ट है उसको री-वेरीफाई समझ रहे करिए। हैं दर्शकों? अच्छा नहीं, अच्छा, कहीं महाराष्ट्र कोई का गड़बड़ खेल, नहीं, एक बार कहीं महाराष्ट्र कोई गड़बड़ समझाइए, नहीं, कोई गड़बड़ महाराष्ट्र समझाइए। स्टेट इलेक्शन कमीशन वहां पर कह रहा है नहीं अभी एसआईआर नहीं करवा सकते, जनवरी में निकाय चुनाव होने हैं। अबे जी, मार्च 2022 में नई बीएमसी को अपनी शक्ल अख्तियार कर लेनी थी, मतलब चुनाव हो जाने चाहिए थे, नई बीएमसी बन जानी चाहिए थी। 3.5 साल हो गए, अब याद आ रहा है कि नहीं नहीं जनवरी में एसआईआर, जनवरी में वहां पर निकाय चुनाव करवाने हैं, तो अभी एसआईआर नहीं होनी चाहिए। तो बिहार में किस तरह के आधार पर हुई? ये तो बहुत अजीब सी बात है भाई। बिहार में तो लगातार एसआईआर के आलोचक, चुनाव आयोग के आलोचक यही कहते रहे कि भाई आप चुनाव सिर पे खड़े हुए नहीं, हैं, बारिश का मौसम भी है। विपक्ष के सवालों पर गौर नहीं, तवज्जो नहीं देगा, वो उनका ही राज्य का आयुक्त अगर कह देगा नहीं करवानी तो नहीं करवाएंगे, मान जाएंगे। नहीं, ये तो खैर वो तय करें कि किसकी बात पे नहीं करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि विपक्ष जो है ये पूरी राजनीतिक प्रणाली है, उसका प्रमुख अंग है। हाँ। चुनाव आयोग भी उसी का अंग है। हाँ। और जो वहां चुनाव आयुक्त बैठा हुआ है वो चलिए, भी उसी का विपक्ष की अंग बात है। नहीं मानते, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं होने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, आज ही मंतन बिस्वा शर्मा बोले स्वागत करूंगा। देखिए, आज की इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने इनका केस और बिगाड़ दिया है जनता के सामने। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा घुसपैठिए के ऊपर, अगर आप इजाजत दें। हाँ प्लीज। देखिए, घुसपैठिया को मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें घुसपैठिया पिछले दिनों, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में एक कीवर्ड बन के उभरा है। वो लोग घुसपैठिए के सवाल को इतना ज्यादा सामने लाना चाहते हैं कि इस बात की भी परवाह नहीं कर रहे कि आंकड़ों में घुसपैठिए गायब है पूरी तरीके से। पता ही नहीं है आंकड़ों में। अब नहीं, ये क्या ये इस बात को डिकोड करने की जरूरत है। और हमारे जितने साथी यहाँ पे बैठे और नहीं, एक चीज इसमें दिलचस्प, एक सेकंड अबे भाई, एक और चीज पर गौर करने की जरूरत है दर्शकों। ये एक बार अमित शाह का बयान फिर से चलाइए, पीसीआर अमित शाह का बयान सुनिए एक बार फिर। अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एनडीए सरकार ला दो, चुन चुनकर घुसपैठियों की पहचान होगी। तो किसने रोका था अब से पहले? अब नई सरकार के बाद पहचान करेंगे, अभी तक पहचान नहीं कर रहे थे, पर घुसपैठिया घुसपैठिया कहा जा रहा है। आपकी इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए अपने साथियों से भी सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस बात को डिकोड किया जाए कि जो घुसपैठिए आंकड़ों में या तो गायब हैं या ना के बराबर ही मौजूद हैं, उनका कोई महत्व नहीं दिखाई पड़ रहा, उनको देश की राजनीति में इतना ज्यादा महत्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी बोध गया में भी बोले, पूर्णिया में बोले, घुसपैठिए बिहार के लोगों का रोजगार छीनने और डेमोग्राफी में बदलाव के जिम्मेदार। तो आंकड़ा क्या है जी हुजूर? वही तो मैं कह रहा बताइए। हूं। तो नहीं, यही सोचने की बात, इसमें सोचने की बात यही है कि अदबदाकर हकीकत ना, जमीनी हकीकत ना होते हुए भी एक बिल्कुल काल्पनिक चीज को हकीकत में बदलने के लिए नहीं, मैं यहाँ ना इत्तेफाकी रखता हूं आपसे, काल्पनिक नहीं, घुसपैठिया एक समस्या है, पर आंकड़ा तो बताइए और कहां पर है? घुसपैठिया एक समस्या है, लेकिन घुसपैठिया जब होगा तब समस्या बनेगा ना। घुसपैठिया एक समस्या है, कोई भी देश घुसपैठियों को नहीं चाहता, लेकिन घुसपैठिए होने तो चाहिए। घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी भी इनकी है। और अभी कल सत्ता में नहीं आए हैं, सत्ता में पिछले 11 साल से हैं। आप सर हिला रहे हैं, ये बताइए ना, एसआईआर हो गया, अब चुन चुन कर सरकार बनने दो, हम पहचान करेंगे, तो अब तक पहचान नहीं कर रहे थे। हमने शुरुआत किस बात की मेहरबानी कर रहे थे घुसपैठियों पर? आपका रिकॉर्ड खुद कह रहा है कि असम में हमने शुरुआत करी, तो पूरे देश में 6 महीने से रोक, 6 साल से रोक लगी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अभी मैंने सारे डिटेल दिए। अपील आप खुद करते हैं संदीप जी, आप सरकार की हर क्रियाकलाप पे डाउट्स क्यों करते हैं, ये हमको नहीं समझ आता। डाउट क्यों करते मतलब आपको हर वक्त ये है कि सरकार गड़बड़ कर देगी। अरे सरकारों को रूल बुक के हिसाब से, सवाल का जवाब मिल जाए हिसाब तो से चलना पड़ेगा। सवाल का जवाब मिल जाए, सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए के सवाल को केंद्रीय प्रश्न बनाना चाहती है भारतीय राजनीति का, तो चुनाव आयोग इस खेल में शामिल क्यों है? चुनाव आयोग भारत सरकार का चुनाव आयोग नहीं है, भारत सरकार का चुनाव आयोग नहीं है, वो भारत का चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग वो
केंद्र सरकार संस्था है, के आप सही बात हाँ कह वो सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई लाइन पर चलने के लिए मजबूर नहीं है। उनको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि देश की राजनीति सही दिशा में जाए। पर आजकल वो 2 दिन हुए हैं आपको आए हुए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सोरस से पैसे लेकर आप चले गए अमेरिका, ये सोरस के पैसे की जुबान के हिसाब से तो आरोप नहीं लगा रहे हैं आप? देखिए मैं उन बातों पर नहीं जाता, ना मैं सोशल मीडिया का इस तरह का खिलाड़ी हूं, जिन्हें जो कहना वो कहते रहें, उस पर मेरे ऊपर कोई मतलब असर उससे नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं ये पड़ता। टिप्पणी जरूरी थी। जी। पर प्रियंका भारती जी घुसपैठियों का संरक्षण करते आप दिखाई देते हैं। भाई शुद्धता पर सवाल उठाइए, पारदर्शिता पर सवाल उठाइए, मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं। ये कुछ जिलों में बिहार के जो तादाद लगातार जो डेमोग्राफी बदल रही है, आप उससे इनकार करती हैं क्या, जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं? मुसलमान ही सिर्फ घुसपैठिए हैं क्या इस देश में? पिछले साल का ही तो आंकड़ा है संदीप जी, 2331 लोगों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें 1400 से ऊपर तो नाइजीरियन ही थे, बांग्लादेश से आए थे क्या? पर मैं इसलिए आज आश्चर्यचकित थी क्योंकि पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा चुनाव आयोग का, ऐसा लग रहा था मानिए कि सच में बीजेपी नॉन बायोलॉजिकल हो गई है और गृह मंत्री जी की आत्मा ज्ञानेश जी में गई है और ज्ञानेश जी की आत्मा गृह मंत्री जी में गई है। आपने जो एक बयान चलाया गृह मंत्री जी का, उसके आगे पता है उन्होंने क्या बोला है? इस बार एनडीए को जिता दो, अगले बार चुनाव मैं सिर्फ एक फेज में कराऊंगा। अब मुझे ये बताइए, चुनाव एक फेज में कराना है, 2 में कराना है, 3 में या 5 में, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये किसका कार्यक्षेत्र है? ये तो चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र है। उसके बीच वो दखल डाल रहे हैं और फिर ज्ञानेश कुमार पर जी को जंगल काम कर राज देंगे। का नामो निशान मिटा देंगे। वो जंगल राज जो चलाया आपने 15 साल, उसे ठीक करते करते 20 साल लग गए। अब 2 चरण में भी चुनाव हो रहे हैं, अगली बार 1 में करा देंगे। वो तो अपने कानून राज की बात कर रहे हैं। हाँ, कानून राज तो ऐसा ही आएगा कि ज्ञानेश जी का सारा पावर अमित शाह जी के अंदर जाएगा, तभी तो कानून राज आएगा। इतने साल से गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे? डफली बजा रहे थे। कितने लोग घुसपैठियों को उन्होंने बाहर भेजा? 2005 से मैं 2013 का अगर आपको आंकड़ा दे दूं संदीप जी, 90,000 घुसपैठिए बाहर किए थे यूपीए की सरकार ने। इन्होंने कितना किया? मुश्किल से 4 से 5,000, मतलब। और मैं तो ये 5200 के करीब। वही मैं बोल रही, 4 से 5,000, वही 5200 के करीब वो आंकड़ा है। और मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो अविश्वसनीय है। आज भी उन्होंने कहा कि बिहार में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, एसआईआर हुआ तो तकलीफ नहीं हुई, तभी मृत लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे बताने के लिए कि मैं जीवित हूँ। तकलीफ नहीं हुई कि लोगों का गाय भैंस बकरी सब बह रहा था और लोग इसमें चिंतित थे कि मेरा नागरिकता बचेगा कि नहीं बचेगा। नागरिकता तय करना ना करने का काम तो गृह मंत्रालय का है ना, तो ज्ञानेश कुमार जी उसमें क्यों पढ़ रहे हैं? एनआरसी के सवाल पे तो इस मुद्दे को आपने छोड़ क्यों दिया? राहुल गांधी तो तब से इतने परेशान है, वोटर अधिकार यात्रा के बाद शक्ल ही नहीं दिखाई बिहार में। 1 सितंबर के बाद आए हैं क्या? और आप अब बात करने लगे हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। एक वो इन्फ्लुएंसर को, मोबिलाइजर दीदी को, उसको 30,000 रुपए दे देंगे। पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर देंगे। आप खुद ही तो भूल गए एसआईआर। अगर मुद्दा छूटा होता संदीप जी, तो इंडियन एक्सप्रेस की पेज की पहली खबर ही ये है कि किस तरीके से अलंद में और किस तरह से कर्नाटक में अलग अलग स्पेसेस पर एसआईटी की रिपोर्ट में ही आया है ना कि गड़बड़ियां पाई गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो चुनाव आयुक्त को, ज्ञानेश जी को तो बोलना चाहिए था इसके ऊपर कुछ। अब एक और रिपोर्ट उसी में आज आई है, सीईओ ऑफ केरला, उन्होंने खुद लिखा है कि पोस्टपोन कर दीजिए इसको। ये सवाल जब उनसे पूछा गया, कोई जवाब नहीं दिया। एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि सर आप कह रहे हैं कि 2003 की सूची में जिनका नाम है उनसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, जिनके बच्चे हैं उनसे नहीं मांगेंगे। ये जब उन्होंने पूछा कि जिनके माता पिता नहीं है उसमें आप क्या कीजिएगा, पता है उन्होंने क्या बोला? वो बोले उनके माता पिता को खोज के लाएंगे। घुसपैठियों को तो खोज के आज तक ला नहीं पाए और शर्लॉक होम्स बनेंगे ये लोग। और यही कानून, यही तरीका, ये प्रक्रिया बिहार में क्यों नहीं लागू की 2003 की एसआईआर में, जिसका नाम है बात खत्म। बिल्कुल यही सवाल वहां पर 2003 की वो एसआईआर की लिस्ट वो मान्य क्यों नहीं मानी गई? अरे कई सारे सवाल थे संदीप जी, आपने तो खुद देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इन पे हंटर चला रही थी लिटरली, तब जाके आधार कार्ड इन्होंने उसमें वो भी बिल्कुल आखिरी 5 दिनों में। पर यहां पर कुमार सौरभ सिंह कुछ समझ में आया, भाई शुद्धिकरण होना चाहिए, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है देश में, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता।
हमारे संसाधनों पर, देश के युवाओं के रोजगार पर घुसपैठिए अपना अख्तियार जमाए, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। और ये जमीन पर हो रहा है क्या, और ये सुनिश्चित कर रहा है कि चुनाव आयोग? देखिए संदीप जी, 45 मिनट के विमर्श में हम लोग ये समझ पाए कि भाई चुनाव आयोग ने कहा है कि हम फिर से एसआईआर करेंगे, और ये भी समझने का विषय है कि बिहार में अभी ही ये क्यों, जब चुनाव के मध्य में चुनाव आयोग ये घोषणा क्यों कर रहा है। अब ये समझने की जरूरत है कि भाई पहली बार 35 वर्ष के कालखंड में पहली बार बिहार में रोजगार, उद्योग, पलायन, शिक्षा, प्रतिवक्ति आय, ये मुद्दा बन रहा था। और आपको याद हो 2015 में भी कब्रिस्तान और पाकिस्तान, 2020 में भी इनका स्टार प्रचारक इसी प्रकार के मुद्दे थे। और बिहार का विमर्श, चाहे वो प्रवासी हो या यहाँ के युवा हो, ये लगातार दोनों पक्षों से पूछ रहे थे कि हमारी स्थिति कैसी है। और तफसील से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी समझाता हूं कि क्यों आया है और अभी क्यों आया है। भाई आप देखिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति 4 चीजों पर खड़ी है। पहला, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन या तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर या जाति के नाम पर। गुजरात में जाकर फैक्ट्री की बात करेंगे, बिहार में कुम्हार मेरा भाई, सुनार मेरा भाई, ये मेरा भाई, वो मेरा भाई, ये इनका चुनावी भाषण होता है। दूसरा है इंस्टीट्यूशन पर प्रहार। आप देखिए कि बिहार में 200 करोड़ एक मंत्री जो है जमीन खरीदता है, उसके यहां अभी तक ईडी और सीबीआई और आईटी कोई नहीं गया है। अमित शाह जी मंच से बयान दे रहे हैं पर ये घुसपैठिए का जो विमर्श है, आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा रहा? विमर्श भी चलाया जा रहा है पर आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है, इसको कैसे डिकोड करते हैं आप? अपने मीडिया के अनुभव में आपने कभी नहीं देखा होगा कि 2021 में जो रिपोर्ट का हवाला देकर 90 लाख परिवारों को कहा गया था कि 2 लाख रुपए देंगे, उसमें से 10,000 रुपए कब दिए गए? चुनाव के जस्ट पहले। और पता है उसकी दूसरी किस्त कब आएगी? चुनाव के मध्य में 3 तारीख को। ये तीसरा। और चौथा जो है वो है पॉपुलिज्म, जो इंस्टीट्यूशन का प्रहार है, और उसके बाद पॉपुलिज्म, ये लाभार्थी एंड बाकी की चीजें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अगर आप पढ़ेंगे घुसपैठिए को, अब सुनिए ना, सुनिए कुमार सौरभ, सुन रहे हैं क्या मुझे? अरे सुन तो लीजिए, पूरा पीएचडी का ज्ञान आपने यहां पर दे दिया जी। ये घुसपैठिए को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है पर आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए सिंपल सा बात है, इनको घुसपैठिया को स्टार प्रचारक बनाकर बिहार की राजनीति में एंट्री करानी है। इसलिए करानी है संदीप जी कि बिहार में 3,300 फैक्ट्रियां हैं, गुजरात में 31,000, महाराष्ट्र में 26,000, यूपी में 19,000। इनको यह नहीं बताना है कि बिहार में सिर्फ 11 वर्ष में 737 किलोमीटर हाईवे बनाए हैं, वहीं महाराष्ट्र में 12,113 किलोमीटर बनता है, आंध्र प्रदेश में 4,000 किलोमीटर बनता है। हमारे यहां आकर बात बताइएगा कि 2 मोबाइल की कंपनी से 200 कर दिए, लेकिन उन कंपनियों में बिहार कितनी आई नहीं पता। तो मतलब बिहार के साथ जो रुख रहा है उस पर पर्दादारी के चलते घुसपैठ का विमर्श पर, यह इतना आसान है क्या? विजय त्रिवेदी, भाई झारखंड चुनाव में भी घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाया। जो आदिवासी बहुल 28 सीटें थी संथाल में, 27 बीजेपी हार गई। तो हारी हुई रणनीति पर ही क्यों टिकी हुई है बीजेपी? अनम्यूट कीजिए प्लीज। संदीप जी, अब तो ये बीजेपी को देखना है कि वो हारी हुई रणनीति पर जा रहे हैं या अपनी परखी हुई रणनीति पर जा रहे हैं कि जिसका फायदा उनको अलग अलग वक्त पर होता रहा है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिहार में किस तरह से होगा, वहां पर नहीं चला, झारखंड में, ये बिल्कुल ठीक बात है। और वहां तो बड़े जोर शोर से किया गया था इस मसले को। बिहार में उस तरह का मसला बनेगा कि नहीं बनेगा, किस तरह से पोलराइज किया जाएगा? घुसपैठियों को पोलराइजेशन के लिए काम में लिया जाता है। घुसपैठियों के आंकड़े कौन बताएगा? ना चुनाव आयोग बता रहा है, ना गृह मंत्री बता रहे हैं। नहीं, इसमें संदीप जी आप ही उनको है ना एक रास्ता दे रहे हैं। आपने कहा पहले कि घुसपैठियों का मसला या नागरिकता का मसला चुनाव आयोग का नहीं है। तो चुनाव आयोग का नहीं है तो चुनाव आयोग क्यों बताएगा कि कौन घुसपैठिए है कि नहीं है? नहीं, पर वो कहता है कि हम बताएंगे, पर फिर बताते नहीं है। कहा, समझिए इस बात को थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि ये अलग, मैं अलग तरीके से देख रहा हूं कि अभी इसमें
चुनाव आयोग का काम है कि वो केवल भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार दे, और उसमें यदि उनको लगता है कि नहीं है तो वो अपील होगी, नहीं अपील होगी, आप प्रूव कर देंगे। लेकिन जो 3,66,000 या जो भी नंबर है, हो सकता है मैं कुछ गलत नंबर बोल रहा हूं, जो अयोग्य पाए गए, वो अयोग्य क्या घुसपैठी हैं या नहीं है, ये पहचान तो होम मिनिस्ट्री करके देगी ना। 3,66,000 है वो आंकड़ा, सही दे रहे थे को अलग से निकाल दिया है, वो भारत के नागरिक नहीं है या अयोग्यता का आधार है। मेरे को पता नहीं कि वो सारे के सारे नागरिकता के आधार पर, लेकिन अयोग्य है। मुझे लगता है कि देर सवेर ये बात सामने आएगी कि जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने अयोग्य साबित किया, उसमें से गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री पहचान करके वहां पर देगा। नहीं, पिछले साल, मतलब पिछले साल 2023 से मार्च 2024 तक, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 411 बांग्लादेशी नागरिक ही वापस भेजे गए, तो मतलब पहचान इतनों की हुई। नहीं, वो तो अलग मुद्दा है। मैं तो वो बात तो है ही, इस पर तो हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ यदि घुसपैठिए हैं तो भारत सरकार कितने लोगों को भेज रही है, और ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट में कितना वक्त लगेगा, इस पर तो अलग मुद्दा है। लेकिन पॉलिटिकल इशू है। इसमें एक और चीज, जो एक बेसिक सवाल कोई नहीं पूछ रहा ना, चुनाव आयोग इसका जवाब दे रहा है, ये कि भाई शहरीकरण से प्रवास बढ़ा, दोहरे मतदाताओं की संख्या बढ़ी, अवैध प्रवासियों की जांच जरूरी है, मतदाता सूची को अपडेट करना, बिल्कुल ठीक बातें हैं। तो 2014 से ये 2025 11 साल में ठीक बिहार चुनाव से पहले ही याद क्यों आया? 2003 में आखिरी SIR हुआ था, SIR क्या IR हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। इतने साल कहां सोते रहे सब, पूरी व्यवस्था? ये तो बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये सवाल तो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि इतने साल, 11 साल इस पर क्यों काम नहीं हुआ, और ये सरकार का मुद्दा ही नहीं है। मेरे हिसाब से यदि चुनाव आयोग इसके जिम्मेदार है तो चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे कि इतने साल में, 11 साल क्यों कहते हैं आप, 23 साल सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से आग्रह हो सकता था कि भाई SIR कराओ, हमारे लिए घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन 2 चीजें हैं। इतना विमर्श तो होता है ना, स्वायत्त संस्था हो चाहे चुनाव आयोग। सरकार अगर घुसपैठियों को सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है, वो 11 साल से कभी चुनाव आयोग से ये विमर्श करती हुई क्यों नहीं दिखाई दी कि भाई आप करवाइए SIR, ताकि हमें पता लगे कितने घुसपैठिए हैं देश में। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए था। और क्या हुआ, क्यों 11 साल नहीं हुए, और घुसपैठियों की अभी जो तादाद है उसकी क्या पहचान सरकार ने कर ली है? असम में नहीं कराएंगे पर, और ना महाराष्ट्र में कराएंगे, ये गले उतरती है आपके? दोनों मुख्यमंत्री कह रहे हैं SIR होनी चाहिए, वहां कह रहे हैं नहीं नहीं प्रक्रिया अलग है। और महाराष्ट्र में जी अभी निकाय चुनाव होने हैं, 3.5 साल से तो हो नहीं रहे। निकाय चुनाव तो अभी 3.5 साल से 2022 से वहां पर नहीं हो रहे, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री तैयार है, मान लीजिए आपको लगता है कि सरकार उसमें शामिल होती है ना एक तरह से व्यवस्था में, तो जब मुख्यमंत्री तैयार है तो चुनाव आयोग करवा ले। नहीं तैयार हैं या ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो रहा है? हो सकता है दोनों वो कर रहे हो, नूरा कुश्ती कर रहे हो। नूरा कुश्ती हो रही है क्या ये चुनाव आयोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, या ये लोकतंत्र का मजाक भी बनता जा रहा है? पारदर्शिता क्या होनी चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए या नहीं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब मिलना चाहिए, या ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी, सवाल भी चलते रहेंगे, विमर्श भी होता रहेगा? घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बताया तभी लगातार सत्ता पक्ष दिखाई देगा, आंकड़ा हमारे सामने कभी नहीं आएगा। सोचिए इस बारे में। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।